तो थर्मोडायनामिक्स ये सिर्फ फिजिक्स की एक ब्रांच नहीं है। सोचिए, ये एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को चला रही है। मतलब हमारे स्मार्टफोन की बैटरी से लेकर बड़े बड़े सितारों की जिंदगी तक सब कुछ इसी के नियमों पर चलता है। ये हमें बताता है कि एनर्जी आखिर जाती कहाँ है और क्यों कुछ चीजें हो सकती हैं और कुछ कभी नहीं। और इसीलिए ये इतना दिलचस्प है। आज हम सिर्फ फिजिक्स के कुछ नियम नहीं रटने वाले, नहीं, हम टाइम के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने जा रहे हैं। ये नियम सिर्फ इंजनों या मशीनों के बारे में नहीं है। ये हमें बताते हैं कि समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं। ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक सवाल है और आज हम इसके जवाब की तलाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा एक ऐसे नियम से शुरू होती है जो, मजे की बात है, सबसे आखिर में खोजा गया, पर है सबसे बुनियादी। ये है थर्मोडायनामिक्स का ज़ीरोथ लॉ, यानी शून्यवां नियम। यही वो नींव है जिस पर टेम्परेचर की हमारी पूरी समझ टिकी है, और ये हमें एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और उनके बीच कोई हीट फ्लो नहीं हो रही, मतलब वे थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, उनका टेम्परेचर सेम है। इस नियम में जो सिस्टम सी है ना, वो एक तरह से थर्मोमीटर का काम करता है। यह हमें बस इतना बताता है कि अगर ए और सी का टेम्परेचर बराबर है और बी और सी का भी, तो इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर भी एक दूसरे के बराबर होगा। नाम इसका ज़ीरोथ जरूर है, पर टेम्परेचर नापने का पूरा साइंटिफिक बेसिस यही नियम देता है। ठीक है, तो अब जब टेम्परेचर का बेसिक्स क्लियर है, तो चलिए एनर्जी के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये नियम यूनिवर्स का एक बहुत ही सख्त अकाउंटेंट है। ये पक्का करता है कि एनर्जी का एक एक कण, एक एक जूल, उसका पूरा हिसाब रखा जाए। तो इसका मेन आइडिया क्या है? सीधी सी बात है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और ये जो फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमें दिखाता है कि ये होता कैसे है। देखिए, जब आप किसी सिस्टम को हीट यानी डेल्टा क्यू देते हैं, तो वो एनर्जी दो जगह जाती है। या तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू को बढ़ाएगी, मतलब उसे गर्म करेगी, या फिर सिस्टम उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ काम करेगा, यानी डेल्टा डब्ल्यू। चलिए इसे एक इंजन के एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए आपने इंजन में 500 जूल के बराबर एनर्जी डाली, ठीक है। अब अगर उस इंजन ने 300 जूल का इस्तेमाल पहियों को घुमाने में यानी काम करने में कर लिया, तो सवाल ये है कि बाकी के 200 जूल एनर्जी कहाँ गई? क्या वो गायब हो गए? नहीं, वो कहीं नहीं गई। वो एनर्जी इंजन की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गई, जिससे इंजन गर्म हो गया। देखिए, 500 आए, 300 काम में गए, 200 अंदर स्टोर हो गए, हिसाब एकदम बराबर। लेकिन इस एनर्जी के लेन देन को ठीक से समझने के लिए साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर एंट्री होती है साइन कन्वेंशन की। अब ये सिर्फ प्लस माइनस के कुछ नियम नहीं है, नहीं, इसे एक तरह का सीक्रेट कोड समझिए, जो हमें बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग गलतियों से बचाता है और ये पक्का करता है कि हमारी कैलकुलेशंस हमेशा सही हों। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। जब कोई गैस फैलती है, मान लीजिए एक पिस्टन को धक्का दे रही है, तो वो सिस्टम काम कर रहा है, इसे हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। लेकिन जब हम गैस को दबाते हैं, यानी हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव वर्क होता है। बिल्कुल इसी तरह जब सिस्टम को हीट दी जाती है तो वो पॉजिटिव, और जब सिस्टम से हीट निकलती है तो वो नेगेटिव। सारा खेल इस डायरेक्शन का है। और यहीं से हम दो बहुत ज़रूरी चीज़ों पर आते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इसे समझने के लिए सोचिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आपकी फाइनल ऊंचाई यानी आपकी इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने शुरू कहाँ से किया और पहुंचे कहाँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता लेकर गए। ये है स्टेट फंक्शन। लेकिन आपने कितनी कैलोरीज बर्न की यानी हीट और वर्क, ये पूरी तरह से आपके चुने हुए रास्ते पर निर्भर करता है। कि आप सीधी चढ़ाई चढ़े या लंबा घुमावदार रास्ता लिया, ये है पाथ फंक्शन। यहाँ सफर की कहानी भी मायने रखती है। अच्छा, हम इतनी देर से इंटरनल एनर्जी कर रहे हैं, पर ये असल में है क्या? तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं।
सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये एनर्जी आखिर छिपी कहाँ है। तो देखिए, किसी भी सिस्टम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो उसके अंदर मौजूद अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स की कुल एनर्जी है। इसके दो हिस्से हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स की हलचल उनकी स्पीड की वजह से है, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, जो उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से है। लेकिन जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हम एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। और इसका नतीजा बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब है कि एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल। तो सवाल ये है कि एक गैस काम कैसे करती है। सोचिए, एक सिलेंडर में गैस भरी है और ऊपर एक पिस्टन है। जब गैस फैलती है तो वो पिस्टन पर प्रेशर डालती है, उसे ऊपर धकेलती है। यही तो है काम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। मैथ की भाषा में हम इसे लिखते हैं W = इंटीग्रल P dV। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो टोटल वर्क हुआ वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के नीचे के एरिया के बराबर होता है। ग्राफ के नीचे जितना ज्यादा एरिया, मतलब उतना ही ज्यादा काम हुआ। और अब हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम। ये वो नियम है जो हमें बताता है कि क्यों गर्म कॉफी का कप ठंडा हो जाता है, पर ठंडा कप अपने आप कभी गर्म नहीं होता। ये कहानी है एंट्रोपी की और एरो ऑफ टाइम की। ये हमें बताएगा कि यूनिवर्स में चीजें हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों होती हैं। अक्सर लोग एंट्रोपी को सिर्फ डिसऑर्डर या अव्यवस्था मान लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये असल में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का एक मेजर है। सोचिए, आपके पास एक बॉक्स में 100 सिक्के हैं। क्या चांस है कि आप बॉक्स हिलाएं और सारे के सारे सिक्के हेड्स ऊपर आ जाएं? बहुत बहुत कम। ये एक बेहद ऑर्डर्ड लो एंट्रोपी स्टेट है। लेकिन 50 हेड्स और 50 टेल्स आने के चांस बहुत ज्यादा। ये एक डिसऑर्डर्ड हाई एंट्रोपी स्टेट है और ज्यादा प्रोबेबल है। बस यूनिवर्स हमेशा अपनी सबसे ज्यादा प्रोबेबल स्टेट की तरफ भागता है। और यहीं से आता है दूसरा नियम। ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड यानी बंद सिस्टम में वक्त के साथ एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या वैसी ही रहेगी। ये कभी भी अपने आप कम नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिसऑर्डर का बढ़ना कोई पत्थर की लकीर है, नहीं, बल्कि ये एक इतनी जबरदस्त स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडा टूटकर ऑमलेट तो बन सकता है, पर ऑमलेट वापस जुड़कर अंडा नहीं बन सकता। तो ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, समय आगे ही क्यों बढ़ता है? अगर फिजिक्स के ज्यादातर नियम टाइम रिवर्सिबल हैं, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ काम करते हैं, तो फिर पास्ट और फ्यूचर में इतना फर्क क्यों है? इसका जवाब पास्ट हाइपोथेसिस में छिपा है। ये कोई नियम नहीं है, बल्कि एक ब्रूट फैक्ट है। वो ये कि हमारा यूनिवर्स आज से करीबन 13.8 अरब साल पहले एक बेहद ऑर्डर्ड, एक इनक्रेडिबली लो एंट्रोपी स्टेट में शुरू हुआ था। ये जो शुरुआती कंडीशन थी, यही वो मास्टर एरो है जिसने टाइम को एक डायरेक्शन दिया। क्योंकि शुरुआत में ऑर्डर था, तभी तो डिसऑर्डर बढ़ने की गुंजाइश थी, और इसी प्रोसेस को हम वक्त का गुजरना कहते हैं। तो इन सभी नियमों को एक साथ मिलाकर देखने पर हम थर्मोडायनामिक्स के सबसे गहरे और शायद सबसे ज़रूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ इंजनों के बारे में नहीं है, ये एनर्जी की हदों के बारे में है और हमारे यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट यानी उसकी अंतिम नियति के बारे में है। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहले नियम के मुताबिक एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, वो कहीं जाती नहीं। लेकिन दूसरे नियम के मुताबिक उसकी क्वालिटी यानी काम करने की काबिलियत लगातार कम होती जाती है। दूसरी बात, यूनिवर्स लगातार एक ऐसी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है जहां सब कुछ एक जैसा हो जाए, यानी मैक्सिमम स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, थर्मोडायनामिक्स के ये नियम सिर्फ थियोरी नहीं है, ये फिजिकल रियलिटी की वो सख्त और अटूट सीमाएं हैं जिन्हें कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी पार नहीं कर सकता। और ये हमें इस बहुत ही पावरफुल और शायद थोड़े सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपनी यूजफुलनेस, अपनी उपयोगिता खो देती है। हर बार जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, उसका कुछ हिस्सा हमेशा काम करने के लिए बेकार हो जाता है। यही थर्मोडायनामिक्स का अल्टीमेट सच है, और शायद यही हमारी यूनिवर्स का अल्टीमेट फेट भी।